स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम जो फुल लेंथ टेस्ट पार्ट 1 चल रहा था हमारा, ठीक है, उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, एमपी सेट के लिए फ्री एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे। ठीक है, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट करा रहे हैं टोटल 100 क्वेश्चंस की। ठीक है, लॉ सब्जेक्ट रहेगा, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, तो पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। चलिए, कमर्शियल लॉ के क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इनमें से इंडिया में कौन सा प्राइमरी लॉ है जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्न करता है? ऑप्शन ए सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऑप्शन बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन सी पार्टनरशिप एक्ट और ऑप्शन डी कंपनीज एक्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, ये वाला जो फुल लेंथ टेस्ट है ये हमारा टोटल इंग्लिश में है, लेकिन आने वाले अब जो भी टेस्ट होंगे तो वो हम बाइलिंगुअल करेंगे, जिससे कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, Which of the following is not an essential element of a valid contract under the Indian Contract Act? निम्नलिखित में से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्री कंसेंट, कंसिडरेशन और रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, तो जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट हैं काय के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, क्या क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी है, फ्री कंसेंट भी है और कंसिडरेशन भी है। ठीक है, तो कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? रिटन एग्रीमेंट एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिटन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर्स प्राइमरी ऑब्लिगेशन इज टू। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर की प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या है? पे द प्राइस, डिलीवर द गुड्स, एग्जामिन द गुड्स और ऑप्शन डी है ट्रांसफर द टाइटल टू द बायर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, डिलीवर द गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से सेक्शन में दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एज एन एग्रीमेंट होता है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ? सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 4 और सेक्शन 11, ये 4 ऑप्शन हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 2 का क्लॉज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इनमें से सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या कवर किया है? डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इम्प्लाइड वारंटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स और ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इन सभी को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी डायरेक्टर्स। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 1, 2, 3 और 5। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 2। ठीक है, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, प्राइवेट कंपनी कहाँ डिफाइन किया है कंपनी एक्ट में? सेक्शन 2 के क्लॉज 68 में। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पब्लिक कंपनी कहाँ डिफाइन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, Which of the following is the main objective of Competition Act 2002? इनमें से कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट मोनोपोलीज, टू प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड या फिर टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, टू प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, अंडर द एनआई एक्ट 1881 अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिसरी नोट, मनी इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या फिर रिटन ऑर्डर टू पे मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या टाइप है,
क्या प्रकार है कह सकते हैं हम। प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर मनी इंस्ट्रूमेंट है, या फिर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, या फिर रिटन ऑर्डर टू पे मनी है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिटन ऑर्डर टू पे मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज हमें कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 5 ऑफ NI एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। इन अ पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इज। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स अलाउ हैं? 10, 20, 50, 100। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 20। ठीक है, कितने पार्टनर्स अलाउड हैं? 20। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे फॉर बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो कितने पार्टनर्स अलाउड हैं? 10। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द NI एक्ट। इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, या फिर मॉर्गेज डीड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, मॉर्गेज डीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए फैमिली लॉ के क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर अ वुमन इज। ऑप्शंस देख लीजिए, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 16 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ये तो सबको आ गया होगा, 18 ईयर्स। ठीक है, और मेल की बात करें तो कितनी? 21 ईयर्स। अभी डिबेट चल रही है कि वुमेन की हो जानी चाहिए एज 21, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। निम्नलिखित में से कौन सा डाइवोर्स का, तलाक का आधार नहीं है? क्रुएलिटी, एडल्ट्री, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और डिजर्शन। ठीक है, तो क्रुएलिटी आधार है, एडल्ट्री भी आधार है, डिजर्शन भी आधार है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज डाइवोर्स का आधार नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कुछ ज्यूरिसडिक्शंस में ये आधार हो सकता है तलाक का, लेकिन इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। अंडर हिंदू लॉ हु इज़ एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ अ विल। अगर विल नहीं बनाई गई है तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? ओनली द एल्डेस्ट सन, the spouse, children and other relatives as per Hindu Succession Act 1956, only the daughters and the government. तो correct answer will be option B, the spouse, children and other relatives as per the Hindu Succession Act. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या सही डेफिनेशन है एडॉप्शन की? ऑप्शन ए, ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल राइट्स। ऑप्शन बी, अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। ऑप्शन सी, टेकिंग अ चाइल्ड इनटू वंस फैमिली एज वंस ओन। और ऑप्शन डी है लीगल यूनियन ऑफ टू फैमिलीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, टेकिंग अ चाइल्ड इनटू वंस फैमिली एज वंस ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। विच एक्ट गवर्न्स इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर हिंदूज इन इंडिया। भारत में हिंदुओं के लिए कौन सा एक्ट लागू होता है इनहेरिटेंस और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड अंडर हिंदू लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एडॉप्शन को लेके?
ऑप्शन ए ओनली अ मेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर हिंदू लॉ। ऑप्शन बी ऑप्शन बी अ हिंदू फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ओनली if she is married. Option C, an adoption under Hindu law is valid without the consent of the biological parents. Option D, the adopted child becomes a full member of the adoptive family with the same rights as a biological child. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, द adopted child becomes a full member of the adoptive family with the same rights as a biological child. ठीक है, जो भी अडॉप्टेड बच्चा होता है जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है वो उसका पूरी तरीके से सदस्य हो जाता है और उसको वो सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मेंटेनेंस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग इनमें से मेंटेनेंस को लेके कौन सा कथन सत्य है? ओनली द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. Maintenance is only for children under 18 years of age. A wife is entitled to maintenance only if she has been deserted by the husband. तो correct answer will be option B. Both husband and wife are entitled to maintenance. ठीक है, पति और पत्नी दोनों ही मेंटेनेंस के हकदार होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 68. अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, who has the right to inherit property in the event of the death of a Muslim male. मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी मुस्लिम मेल की डेथ हो जाती है तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिलेगी आगे? ओनली द मेल चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड, ओनली द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड, द डिसीज्ड पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स एज पर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और ऑप्शन डी है यहाँ पे, द गवर्नमेंट टेक्स ओवर द प्रॉपर्टी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, द डिसीज्ड पेरेंट्स. ठीक है, जो मरा हुआ व्यक्ति है उनके पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन और अदर रिलेटिव्स को एज पर द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल कंसेंट से हुआ डाइवोर्स, ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, द कपल मस्ट हैव बीन मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 years. ऑप्शन बी, बोथ पार्टीज मस्ट हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 year. ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट अलाउड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट. और ऑप्शन डी, अ थर्ड पार्टी मीडिएटर इज रिक्वायर्ड. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, बोथ पार्टीज मस्ट हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 year. ठीक है, कम से कम 1 साल से दोनों पार्टीज अलग रह रहे हों. क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम. इन द केस ऑफ मुस्लिम मैरिज द राइट टू डाइवोर्स इज प्राइमरीली वेस्टेड इन. मुस्लिम मैरिज के केस में जो तलाक का अधिकार है वो प्राइमरीली किसको दिया गया है बोल सकते हैं? ऑप्शन ए, द वाइफ, ऑप्शन बी द हस्बैंड, ऑप्शन सी द पेरेंट्स ऑफ द कपल और ऑप्शन डी द काजी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द हस्बैंड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इन्वायरमेंटल लॉ से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन इंडिया. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का इनमें से क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन ए, टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल एमिशंस. ऑप्शन बी, to provide a framework for environmental governance and the prevention of pollution. Option C, to regulate the use of water resources. or option D, to protect wildlife. Correct answer will be option B. Correct answer will be option B, to provide a framework for environmental governance and the prevention of pollution. ठीक है, ये है मेन ऑब्जेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ. इन्वायरमेंटल लॉ का की प्रिंसिपल क्या है? पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोएक्टिविटी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस और ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है ये रियो डिक्लेरेशन 1992 का एक पार्ट है. ठीक है, ये सिद्धांत क्या बोलता है कि प्रदूषण फैलाने वाले को भुगतान करना होगा. जो लोग प्रदूषण करते हैं उन्हें अपने प्रदूषण के प्रबंधन और सफाई की लागत का भुगतान करना चाहिए. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर इन इंडिया? ऑप्शन ए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ऑप्शन बी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ऑप्शन सी, फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट 1980 और ऑप्शन डी, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was first introduced into international law by which of the following? प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत विकास का सिद्धांत। ठीक है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शंस देख लेंगे। द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, द क्योटो प्रोटोकॉल 1997, द पेरिस एग्रीमेंट 2015 और द रियो डिक्लेरेशन 1992। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, द रियो डिक्लेरेशन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किसे कवर किया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन और ऑप्शन डी, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, जो जनजातियाँ खतरे में हैं उनके प्रोटेक्शन को कवर किया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ह्यूमन राइट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इज नोन एज द इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ह्यूमन राइट्स? ठीक है, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, द जिनेवा कन्वेंशन और ऑप्शन डी है द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स? कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी? ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ह्यूमन राइट कमेटी या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमन राइट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 78। द राइट टू एजुकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट टू एजुकेशन को एज अ ह्यूमन राइट कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स या फिर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है आपको पता होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 79। द प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट इज एंशर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन? टॉर्चर करना, इनह्यूमन करना या फिर डिग्रेड ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट किया गया है कौन से कन्वेंशन के अंतर्गत? ऑप्शन ए, द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, ऑप्शन बी, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ऑप्शन सी, द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स और ऑप्शन डी, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में ही पूछा गया है। ठीक है, तो वैसे ही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ठीक है, कैट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स?
इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट किया गया है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के अंतर्गत? ऑप्शन ए राइट टू अ फेयर ट्रायल, ऑप्शन बी राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑप्शन डी राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए IPR से कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ? कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत क्या प्रोटेक्टेड है? इन्वेंशंस, ट्रेड सीक्रेट्स, ओरिजिनल लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स और ट्रेड मार्क्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, ओरिजिनल लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क का प्राइमरी फंक्शन क्या है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट इन्वेंशंस, ऑप्शन बी टू डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम अनदर, टू ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट्स टू अ वर्क ऑफ आर्ट, और ऑप्शन डी है टू प्रोटेक्ट ब्रांड नेम्स इन ऑल ज्यूरिसडिक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, टू डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम अनदर। ठीक है, ये एक प्राइमरी फंक्शन है ट्रेडमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, इन इंडिया द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ पेटेंट इज? इंडिया में पेटेंट के लिए क्या टर्म है प्रोटेक्शन का? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल तक आप किसी चीज़ को पेटेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन? निम्नलिखित में से GI का एक क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, GI टैग तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, एक भौगोलिक संकेत होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, कोका कोला, शैम्पेन, एप्पल या सोनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, शैम्पेन। ठीक है, शैम्पेन जो है एक फेमस GI टैग है। ठीक है, जो 1967 से लिस्बन एग्रीमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। शैम्पेन को GI का टैग क्यों दिया गया है? तो शैम्पेन की गुणवत्ता का कारण यह है कि अंगूर शैम्पेन क्षेत्र के उच्च अक्षांश और कम वार्षिक तापमान पर उगाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च अम्लीयता वाले अंगूर प्राप्त होते हैं, जो स्पार्कलिंग वाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, शैम्पेन को कब GI टैग मिला था? तो इसको मिला था 4 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 85, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 इन इंडिया प्रोटेक्ट्स? इंडिया में ट्रेडमार्क एक्ट क्या प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन ए इन्वेंशन, ऑप्शन बी लिटरेरी वर्क्स, ऑप्शन सी साइंस, सिंबल, लोगोज एंड ब्रांड नेम्स, और ऑप्शन डी क्रिएटिव डिज़ाइन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, साइंस, सिंबल, लोगोज एंड ब्रांड नेम्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आ गए हैं IT एक्ट के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन इंडिया? ऑप्शन ए कॉपीराइट एक्ट 1957, ऑप्शन बी पेटेंट एक्ट 1970, ऑप्शन सी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और ऑप्शन डी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 डील्स विद साइबर क्राइम्स? ठीक है, साइबर क्राइम से कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67 और सेक्शन 70। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ साइबर सिक्योरिटी मेजर अंडर द IT एक्ट? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे साइबर सिक्योरिटी कंसीडर किया गया है? ऑप्शन ए रेगुलेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ फिशिंग अटैक्स, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू लीगली ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? ऑप्शन ए डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन बी IP एड्रेस, ऑप्शन सी यूजर ID एंड पासवर्ड, और ऑप्शन डी ईमेल कन्फर्मेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगली ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। What is the punishment under the IT Act 2000 for sending offensive message through communication service etc? ठीक है, क्या पनिशमेंट है ऑफेंसिव मैसेज भेजने के लिए? फाइन ऑफ ₹10,000, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, फाइन ऑफ ₹50,000 और बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years। ठीक है, अब देखिए कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंपैरेटिव पब्लिक लॉ? इनमें से क्या है जो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को अच्छे से डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस देख लेंगे। द स्टडी ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लीगल सिस्टम, ऑप्शन सी द एनालिसिस ऑफ सिविल लॉ सिस्टम्स ओनली, ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ लीगल प्रोसीजर्स इन अ सिंगल कंट्री। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम। Question number 92. The concept of separation of powers in government is mostly strongly associated with which of the following? Options देख लीजिए। The British system of governance, the French Revolution, option C Montesquieu's work The Spirit of the Laws, और option D Karl Marx The Theory of Governance। Separation of power के concept में most strongly associated क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Montesquieu's work The Spirit of Laws। Question number 93. Which system of government is characterized by a single central government exercising all sovereign powers? Option A federalism, option B unitarism, option C confederation और option D monarchy। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यूनिटेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? की फीचर क्या है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का? ऑप्शंस देखेंगे। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, अ सिंगल सुप्रीम कोर्ट फॉर द होल नेशन, और ऑप्शन डी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज आ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? कौन सी कंट्री फॉलो करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? यूएस, इंडिया, चाइना या फ्रांस? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इंडिया। अब देखिए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मोनार्क, द चीफ जस्टिस। हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट कौन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस देखेंगे। द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, और देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू अलाउज कोर्ट टू मेक न्यू लॉज, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, डायरेक्ट द लेजिस्लेचर ऑन हाउ टू मेक लॉज, और ऑप्शन डी है मेक अपॉइंटमेंट्स टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कोर्ट को क्या अलाउ करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का क्या है की फीचर? द कंट्री हैज़ मल्टीपल ऑटोनोमस स्टेट्स, ऑल पावर is concentrated in the central government, the judiciary is separate from the executive, or the state have their own army। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ऑल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल हु होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर ऑफन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स? ऑप्शंस देख लेंगे। डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी और फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ऑटोक्रेसी।
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे सेकंड फुल लेंथ टेस्ट के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी MP सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।